हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 9। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। रजत जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी घर आ गया। रजत जैसे ही घर में आया उसको झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। रजत के पैर दरवाजे पर ही रुक गए जब उसने अपने कमरे में ऋषि को जाते हुए देखा। ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी के लिए पानी लेकर गया हो। शायद उसने खुशी को संभाल लिया था। रजत ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया और आगे बढ़ गया। रोशनी किचन से बाहर आई तो उसने रजत को खाली आंखों से देखा। रजत की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो आगे बढ़ गया और अपने रूम में आ गया। वहाँ खुशी बेड पर एक किनारे के पास जमीन पर बैठी थी और ऋषि उससे थोड़ी दूरी पर ही उकड़ू बैठकर उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाए हुए था। लेकिन खुशी ने ऋषि को एक नज़र नहीं देखा। रजत आगे बढ़ा और बोला, ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऋषि ने जब रजत को देखा तो वो उठ गया और पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए बोला, रजत, तू खुशी जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं अभी आया तो रोशनी से मुझे पता चला कि इनको कुछ हुआ है, तभी मैं यहाँ आया। देखा तो पता चला कि ये रो रही है। मुझे नहीं पता ये क्यों रो रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा यार। प्लीज संभाल कर रखा कर इनको। रजत को ऋषि का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तू अपने कमरे में जा, ये मेरी पत्नी है और मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि नहीं, ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ऋषि ने कंधे उचका दिए और वहां से चला गया। खुशी, जिसका दिमाग काम करना बंद हो चुका था, उसने अभी भी अपने सिर को पैरों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें तो खुली थी लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो उठकर अपनी सफाई में कुछ कह सके। रजत खुशी के सामने आया तो खुशी ने अपनी पलक झपकाई और चेहरा दूसरी ओर करके बैठ गई। रजत भी खुशी के साथ ही जमीन पर बैठ गया और खुशी की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ कर देना खुशी। मैं काम में इतना उलझ गया था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं भूल गया था कि अब मुझ पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। रजत ने बिना खुशी के जवाब की उपेक्षा किए ही कहा था। रजत हमेशा की तरह ही लगा था कि खुशी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन इस बार खुशी ने दूसरी ओर मुंह किए ही उदास आवाज में कहा, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे तो आदत है हर रोज मरने की। यहाँ से जाने के बाद सोचा था कि अब जिंदगी में कोई भी गम नहीं आएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि गम से तो मेरा जन्मों का रिश्ता है। रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा तो खुशी ने झट से रजत की ओर देखा। रजत ने खुशी की आंखों में देखकर कहा, पर अब कोई गम मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि अब तुम रजत सिंघानिया के दिल में हो। दादाजी के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं फिक्रमंद हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस रजत को देखती रही। तो रजत ने आगे कहा, खुशी, यकीन करो, मैं तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस तुम एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। खुशी रजत के इस रूप को देखकर हैरान सी थी। उसके मुंह से सिर्फ हाँ निकला और आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी रजत पर यकीन करना चाहती थी। एक ऐसा सच जो दादाजी से उसने सुना था, उसके बाद तो वो रजत को ही अपना सब कुछ मानने वाली थी। इसीलिए वो अब रजत पर भरोसा करने की कोशिश करना चाहती थी। रजत ने खुशी को अपने बाहों के घेरे में लिया और उसे वहां से उठाकर बेड पर बैठाकर बोला, अपना ध्यान रखा करो प्लीज। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही रख लिया करो। मैं बिजनेस क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। रजत और खुशी के बीच एक अनजाने और अनचाहे एहसास हो रहे थे, लेकिन ये भी बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं थे। रजत ने खुशी को बेड पर बिठाकर कहा, खुशी, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने सिर्फ काम करना सीखा है। अकेले ही दादाजी को संभाला है और अकेले ही अपनी कंपनी को भी। रिश्ते, प्यार, कद्र, केयर, इन शब्दों से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है।
दादाजी को भी मैंने नौकरों के भरोसे ही छोड़ा है, लेकिन वो मेरे दिल में है, इसीलिए आज भी मेरे पास हैं। आज मैं ये सब कुछ, ये रिश्ते, ये प्यार, अपनापन, ये दुनिया में जो भी है, वो सब सीखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज, क्या तुम मुझे सिखाओगी? रजत कहते कहते घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और खुशी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें जोड़ दिया। खुशी अपने गम को भूलकर रजत को अपनाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने झट से रजत के हाथों से अपने हाथों को छुड़ा लिया और रजत को दूर करके बोली, नहीं रजत, तुम मुझे जिस काम के लिए लाए थे मुझसे वही काम करवाओ। ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ मुझसे। मैं किसी की भी प्रेमिका या पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। रजत ने खुशी की हथेली को अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसा मत बोलो प्लीज। जब तुम अपने आप को बुरा भला कहती हो तो दर्द और तकलीफ मुझे होती है। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी नज़र से देखो खुद को। खुशी रजत से कुछ नहीं बोली, लेकिन वो रजत की आंखों में देखकर मन ही मन बोली, जिस दिन तुम मेरा सच जान जाओगे उस दिन तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। यकीनन कोई ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा जिसका रेप हो चुका हो, जो अंदर से टूट चुकी हो। और इस घर की इज्जत बनने के लायक तो मैं कभी नहीं बन सकती। यही सब सोचते सोचते खुशी ने रजत से अपना हाथ छुड़ाया और मुंह फेर कर बोली, रजत, मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो प्लीज। इस बार खुशी ने रजत को रजत ही बुलाया था, न कि रजत सिंघानिया। और न ही खुशी ने वो पहले वाली टोन यूज करी थी जिससे रजत पिघल गया और वहीं बैठकर बोला, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। खुशी ने रजत को देखा तो नहीं, लेकिन वो उसकी आवाज में उदासी महसूस कर सकती थी। लेकिन खुशी बोली, तुम चिंता मत करो, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी अमानत तुम्हें देकर जाऊंगी। रजत कुछ नहीं बोला। वो थका सा उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। आज वो खुशी के सामने पूरी तरह से हार चुका था। उसकी तमाम कोशिशें उसे नाकाम ही दिखाई दे रही थी। रिश्तों की समझ तो उसे थी नहीं, इसीलिए वो अंदर ही अंदर टूट गया। खुशी रजत को देखकर समझ गई कि उसकी बातों का रजत पर बहुत बुरा असर हुआ है, लेकिन अपनी किस्मत वो रजत के साथ जोड़कर रजत की किस्मत को खराब नहीं करना चाहती थी। रजत के साथ खुद को जोड़ना उसे तकलीफ देता है। वो खुद को रजत के काबिल समझती ही नहीं है। इसीलिए खुशी ने मन ही मन कहा, मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन आज ये करना जरूरी था। रजत बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ऋषि और रोशनी दोनों बेसब्री से बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। रजत के आते ही दोनों उसका मुंह ताकने लगे, लेकिन रजत के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ऋषि ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? खुशी जी ठीक है ना? रजत कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, सर, वो बाहर दादी बुआ। आदमी के इतना कहते ही रजत और ऋषि दोनों एक साथ बोल पड़े, क्या दादी बुआ? यहाँ आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो रजत ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, पहले क्या कम परेशानियां थी जो अब ये आ गई हैं? रोशनी दोनों लड़कों को हैरानी से देखते हुए बोली, ये दादी बुआ कौन है? ऋषि, दादी बुआ ये दादाजी की बहन है, लंदन में रहती हैं। साल में 1 महीना अपने भाई के पास रहकर जाती हैं। जैसा कि रजत ने मुझे बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा खड़ूस प्रजाति की प्राणी हैं। इनको सब कुछ सलीके से और ठीक वक्त पर चाहिए होता है, न 1 सेकंड ज़्यादा न 1 सेकंड कम। अगर किसी ने थोड़ा सा भी वक्त ऊपर नीचे किया तो ये उसकी खटिया खड़ी कर देती हैं। रोशनी ऋषि की बातें सुनकर बोली, आप तो विदेश से आते हैं ना, तो फिर यहाँ की भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं का हूँ,
मेरे घर में भी अनेक से प्राणी इंडिया के ही हैं, इसीलिए मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है। खैर अभी ये बातें नहीं करनी, दादी बुआ पर फोकस करना है। रोशनी ने हामी भरी। तभी तक मोटी सी छोटी सी वृद्ध औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने जीन्स और ऊपर एक ढीला सा व्हाइट टॉप पहना था। जीन्स उसकी टांगों में फंसी हुई थी, जिसे देखकर रोशनी की आंखें फटी रह गईं। वृद्ध औरत ने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाया था। होठ बिल्कुल लाल और बाल जो उसके कंधे तक थे वो खुले हुए और हवा में लहरा रहे थे। साथ ही उसने आंखों पर धूप का चश्मा पहना था। हाथ में सुंदर सा पर्स था। ऋषि और रजत दोनों दरवाजे पर गए और वृद्ध औरत के पैरों की ओर झुकने लगे। तभी वो बोली, हे हैंडसम बॉयज, मैंने तुम दोनों को कितनी बार कहा है पैर मत छुआ करो मेरे। मैं कोई बुढ़ी थोड़ी हूँ। ऋषि हंस दिया। वहीं रजत हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी वृद्ध औरत बोली, हे रजत, तुम्हारे चेहरे पर उदासी किस बात की है? मीनू उर्फ मीनाक्षी के होते हुए यहाँ कोई उदास रह सकता है भला? बता क्या बात है? रजत, कुछ नहीं दा। रजत दादी बोलने वाला था कि तभी मीनू ने उसे आंखें दिखाई तो रजत दादी शब्द रजत के मुंह में ही रह गया। कुछ देर रुककर रजत बोला, कुछ नहीं, बस वो काम का प्रेशर ज्यादा है आजकल। मीनू ने रजत और ऋषि दोनों को धक्का दिया और अंदर आते हुए बोली, मुझे तुम दोनों का इरादा समझ आ गया। दरवाजे से ही भगाना चाहते थे ना? लेकिन मैं भी तुम दोनों की दादी हूँ। मीनू ने अपना पर्स सोफे पर रखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे अब अंदर भी आ जाओ। मीनू ने रोशनी की ओर देखते हुए कहा, रजत, इस लड़की से शादी की है तूने? बहुत खूबसूरत है। ऋषि, रजत और रोशनी तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी रोशनी बोली, नहीं नहीं दादी जी, मैं तो। रोशनी अपनी बात कहती उससे पहले ही मीनू बोली, मुझे दादी जी शब्द से बहुत नफरत है। सब मुझे मीनू बुलाते हैं तो तुम भी मीनू बुलाया करो, समझी? रोशनी ने रजत की ओर देखा तो रजत ने पलक झपका दी। रोशनी ने हामी भरी और बोली, वो मैं यहाँ काम करती हूँ, आपकी बहू तो कमरे में है। रोशनी ने खुशी के कमरे की ओर इशारा करके बताया, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर चाय बनाकर ला सबके लिए। मीनू ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। रोशनी चली गई तो मीनू ने रजत की ओर देखा। तभी रजत दौड़ता हुआ रूम की ओर चला गया। मीनू और ऋषि दोनों मुस्कुरा दिए। रजत मीनू के इशारे को समझ गया था। मीनू चाहती थी कि रजत की दुल्हन उसके सामने आए, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही रजत को समझा चुकी थी। रजत भी उनकी बात समझ गया और अपने कमरे में आ गया। इधर खुशी अभी उठी ही थी। वो खुद को ठीक कर रही थी ताकि बाहर के लोग उसे ऐसे हाल में न देख सके। खुशी ने सादा कुर्ता और सलवार पहनी हुई थी, साथ ही उसके गले में दुपट्टा था जो हमेशा से ही रहता था। खुशी ने रजत को आते हुए देखा, लेकिन फिर वो अपना दुपट्टा सही करने लगी। तभी रजत हड़बड़ी में बोला, खुशी खुशी, तुम्हें अभी और इसी वक्त तैयार होना पड़ेगा। साड़ी पहन लो जल्दी से। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी तो रजत आगे बोला, ये ऐसे देखने का वक्त नहीं है खुशी। रजत वार्डरोब की ओर बढ़ गया और उसे खोलते हुए बोला, अगर वो सुनामी यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। खुशी ने धीरे से कहा, सुनामी? ये कौन है? रजत ने वार्डरोब में एक एक साड़ी पर हाथ डालते हुए बोला, वो सब बाद में बता दूंगा, अभी तुम ये साड़ी पहन लो। रजत ने एक रेड कलर की साड़ी निकालकर खुशी की ओर करके देखा, फिर आगे बोला, हाँ, इसमें तुम क्यूट लगोगी। खुशी अब और ज्यादा हैरान थी। रजत तो हमेशा से मॉडर्न है तो वो गाउन और वन पीस वाले कपड़े सिलेक्ट करता है, लेकिन आज वो उसे साड़ी पहनने के लिए बोल रहा है। आज लग रहा था कि रजत कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मानो अगर खुशी ने जल्दी से ये नहीं किया तो उसकी शामत आ जाएगी। रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अभी सोचने का टाइम नहीं है, प्लीज पहन लो इसे। खुशी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और साड़ी लेकर जाने लगी।
तो रजत बोला, रुको। रजत एक बार फिर वार्डरोब की ओर गया और उसमें से ब्लाउज और कुछ सामान निकालकर खुशी की ओर बढ़ाते हुए बोला, और थोड़ा जल्दी करना प्लीज, मैं ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। खुशी ने रजत के हाथ से सामान लिया और रजत को बाहर जाने का इशारा किया। रजत मुड़ा तो खुशी बोली, दरवाजे को ठीक से बंद करके जाना, कोई आने ना पाए। रजत चलते हुए बोला, हाँ कोई नहीं आएगा, पर तुम जल्दी करना। रजत बाहर चला गया तो खुशी ने अपने कंधे उचकाए और साड़ी को बांधने लगी। रजत बाहर आकर मीनू जी के सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, बस थोड़ी देर में आ रही है, तब तक आप फ्रेश हो जाइए और चाय पीजिए। मीनू ने हामी भरी और गेस्ट रूम में न जाकर एक दूसरे रूम में चली गई। रीमा और नीलम दोनों एक कोने में खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। नीलम ने धीरे से कहा, अब समझ आया इस कमरे की सफाई रोज क्यों होती है। ये इस लंदन वाली बुढ़िया के लिए होगा। नखरे तो देखो बुढ़िया के। रीमा, पैसा पास हो तो नखरे तो आ ही जाते हैं। जब आपके पास पैसा था तब आप क्या कम नखरे करती थी। नीलम ने मुंह बनाया और रीमा को डांटते हुए बोली, जाकर देख तेरे पापा ने गाड़ियां धोई हैं कि नहीं, या अभी तक घिस रहे हैं उन्हें। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा ऐसी लानत भरी जिंदगी से। रीमा ने मुंह बनाया और वहां से चली गई। नीलम एक बार फिर रजत और ऋषि की ओर देखने को मुड़ी तो सामने रजत को खड़ा हुआ पाया। रजत ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। जाओ जाकर किचन में रोशनी का हाथ बटाओ, और हाँ, कल से अपने पति के साथ गाड़ियाँ और बाहर की सफाई करने का काम तुम्हारा भी है, और तुम्हारी बेटी का भी। रजत कहकर चला गया तो नीलम गुस्से का घूंट पीकर रह गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अब वो रजत और खुशी को कभी खुश नहीं रहने देगी। नीलम किचन की ओर बढ़ गई। तभी मीनू कमरे से निकलकर आई और नीलम से बोली, अरे ओ नौकरानी, इधर आ जरा। नौकरानी सुनकर नीलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती और मीनू की ओर बढ़ गई। मीनू तब तक सोफे के पास आ चुकी थी। उसने अपना पर्स उठाया, फिर वापस रखकर बोली, नहीं, तू यहीं रुक थोड़ी देर। रजत, ऋषि और नीलम तीनों मीनू को हैरानी से देखने लगी। तभी मीनू रजत की ओर मुड़कर बोली, अरे तेरी दुल्हनिया इतनी देर क्यों लगा रही है, मुझे ही जाना पड़ेगा क्या। मीनू जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत जल्दी से आगे बढ़कर बोला, मैं जाता हूँ ना, उसे बुलाकर लाता हूँ, बस अभी। रजत मीनू से जल्दी चलकर रूम की ओर बढ़ गया। रजत ने जैसे ही रूम में कदम रखा, ठीक सामने से खुशी उसे आती हुई दिखाई दी। रजत ने जैसे ही खुशी को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। रजत जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। शादी के बाद आज पहली बार खुशी ने पूरा श्रृंगार किया था। रेड कलर की साड़ी में पतली सी खुशी, खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां, होठों पर लिपस्टिक और सादा सा मेकअप किए खुशी कहर ढा रही थी। रजत तो मानो पलके झपकाना ही भूल गया था। उसका दिल मानो रुक गया हो। उसे खुशी के अलावा अब कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। रजत आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही खुशी रजत के पास आकर मासूमियत भरे लहजे में बोली, मैं ठीक लग रही हूँ ना? उनको ये सही तो लगेगा ना? रजत जिस मासूम खुशी को देखने की चाह अपने दिल में लिए हुए था, वो आज पूरी हो गई थी। यही मासूमियत तो वो चाहता था खुशी में। रजत अपने ही ख्यालों में गुम था और खुशी उसे 2-3 बार पूछ चुकी थी कि क्या ये सही है। जब रजत ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुशी आगे बोली, अगर उनको मॉडर्न चाहिए तो मैं वो पहन लेती हूँ। खुशी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रजत ने खुशी की हथेली में अपनी हथेली फंसाई और बोला, तुम मुझे अच्छी लग रही हो, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा, चलो अब।
रजत फ्रैंक होकर खुशी से बोला था, लेकिन जब रजत ने खुशी का हाथ पकड़ा तो खुशी डर गई। उसने अपना हाथ वापस खींचा। जब रजत को समझ आया कि उसने खुशी का हाथ पकड़ा है और खुशी उसे वापस खींच रही है, तो उसने झट से छोड़कर कहा, आई एम सॉरी खुशी। वो खुशी रजत के चेहरे को देखकर समझ गई कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इसीलिए खुशी ने कोई बात नहीं कहा और रजत के साथ साथ चलने लगी। रजत ने चलते हुए धीरे से कहा, वैसे मीनू बुआ हमारे साथ काफी दिनों तक रुकने वाली हैं, इसीलिए तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। खुशी ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, हाँ जानती हूँ। रजत ने हैरान होकर कहा, तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे आने के बाद तो ये अभी आई हैं। फिर तुम? खुशी हड़बड़ा गई। वो रुक गई तो रजत भी रुक गया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली, फिर जल्दी से बोली, मेरा मतलब, जब तुम बाहर चले गए थे ना, तो मैंने छुपकर उन्हें देखा था, अभी कुछ देर पहले। खुशी हल्की सी कांप गई थी, जिससे रजत ने महसूस कर लिया था कि खुशी झूठ बोल रही है। लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा और खुशी को एक बुके पकड़ाकर बोला, ये दादी बुआ को देकर उनके पैर छू लेना, ताकि उनकी तिरछी नजरों से बच सको। खुशी ने बुके को हाथ में लिया और कुछ सोचते हुए रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत खुशी को बाहर तो ले आया था, लेकिन एक अजीब सी उलझन उसके मन में घर कर चुकी थी कि खुशी ने उसे झूठ क्यों बोला। वो खुशी से बात करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे माहौल में वो कुछ नहीं कर सकता था। खुशी अपनी नजरों को नीचे किए हुए और हाथ में बुके पकड़े हुए मीनू के सामने आकर खड़ी हो गई। मीनू ने जब खुशी को देखा तो वो बिना पलक झपकाए उसी को देखती रह गई। जब खुशी को लगा कि अब वो औरत उसे ज्यादा ही घूर रही है, तो खुशी ने अपने आसपास देखा तो पाया वहां खड़ा हर शख्स खुशी को ही देख रहा था, जिससे खुशी और ज्यादा घबरा गई। इससे पहले कभी खुशी इतनी ज्यादा तैयार नहीं हुई थी। शादी के दिन के अलावा खुशी की जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो ऐसे सज धज कर सबके सामने आई हो। नीलम ने उसे ऐसा कभी करने ही नहीं दिया। न ही खुशी घर के या बाहर के फंक्शन में शामिल होती थी। वो हमेशा नौकर की तरह ही रहती थी। आज जब सबकी नजरें उस पर थीं, तो खुशी को डर लग रहा था। खुशी सोच ही रही थी कि वो अभी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जैसा कि दादाजी ने उसे मीनू के बारे में बताया था, अगर खुशी ने एक भी गलती की या मीनू को इग्नोर किया तो मीनू सारा घर सिर पर उठा लेती है। इसी डर से खुशी अभी तक यहाँ खड़ी हुई थी। जब कोई कुछ नहीं बोला तो खुशी ने जाने का फैसला किया। तभी रजत खुशी का इरादा भांप कर उसके पास आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को खुशी के कंधों पर रखकर बोला, बस करो तुम सब, अब क्या नजर ही लगा दोगे मेरी पत्नी को? खुशी जो बहुत ज्यादा डर रही थी, रजत के आने से थोड़ी रिलैक्स हुई और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कांपते हाथों से बुके को मीनू की ओर बढ़ा दिया। जब रजत ने देखा कि खुशी का हाथ कांप रहा है, तो रजत ने अपना एक हाथ बढ़ाकर खुशी के हाथ को थामकर बोला, और ये हमारी तरफ से आपके लिए। मीनू ने मुस्कुराते हुए बुके लिया और रजत खुशी की ओर देखकर अपने पैरों की ओर इशारा किया। रजत और खुशी दोनों ने झुककर मीनू के पैर छुए तो मीनू बोली, बहुत खूबसूरत जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मीनू ने अपनी आंखों के किनारे से काजल निकालकर खुशी के माथे के एक ओर लगाकर कहा, और मेरी प्यारी सी बहू को भगवान दुनिया की बुरी नजर से बचाए। मीनू की नजर का टीका लगाते ही खुशी को अपनी माँ की धुंधली सी याद आ गई। वो भी तो बचपन में ऐसे ही उसको नजर का टीका लगाया करती थी। खुशी की आंखों में आंसू भर आए जो मीनू देख चुकी थी। खुशी के आंसू बाहर आते उससे पहले ही मीनू बोली, देख बेटा, तू बहुत बड़े खानदान की बहू है, तुझे बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा।
बात बात पर आंसू मत बहाने लग जाना, समझी? रजत और ऋषि दोनों मीनू के व्यवहार को देख हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऋषि बोल पड़ा, आप हमें तो कभी इतने प्यार से नहीं बोली। अच्छी बात नहीं है ये आपकी। मीनू ने ऋषि की ओर घूरते हुए कहा, तुम लोग प्यार की भाषा समझते भी हो? तभी ऋषि ने मुंह बना लिया तो सब मुस्कुरा दिए। तभी रोशनी सबके लिए चाय ले आई। नीलम मीनू के पीछे खड़ी खुशी को देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। जब खुशी की नजर नीलम पर पड़ी तो खुशी को फिर से घबराहट हुई। वो कुछ और सोच पाती उससे पहले ही मीनू ने अपने पर्स से नोटों की एक कड्डी निकाली और उसने खुशी वो रजत के ऊपर से वार कर नीलम की ओर बढ़ाते हुए बोली, ए नौकरानी, ये ले, सब नौकर आपस में बांट लेना और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। नीलम ने हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि वो हैरान होकर मीनू को देखने लगी। तो मीनू बोली, क्या हुआ, नहीं लेने पैसे? नीलम कुछ नहीं बोल पाई तो मीनू ने उसे जबरदस्ती पैसे देकर कहा, जा अब काम कर। खुशी ने जब नीलम की ऐसी हालत देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने रजत की ओर देखा जो बिना किसी भाव के खड़ा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीलम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुशी के दिमाग में काफी सवाल पैदा हो चुके थे नीलम और रीमा को लेकर, जिनका जवाब सिर्फ रजत दे सकता था। इसीलिए खुशी ने रजत से बात करने की सोची। सबने मीनू के साथ मिलकर चाय पी। फिर रजत बोला, अब से आपकी बहू की जिम्मेदारी आपकी, मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ। रजत ये कहकर जाने लगा। तभी मीनू बोली, अरे खुशी, तुम भी जाओ, रजत को बाहर तक छोड़ कर आओ। रजत और खुशी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रजत बोला, कोई बात नहीं। लेकिन तभी खुशी बोली, नहीं, मैं आती हूँ ना। रजत खुशी को देखता रहा जब तक वो उसके ठीक पास आकर खड़ी नहीं हो गई। खुशी ने रजत को चलने को कहा। तब रजत को होश आया और वो चल पड़ा। रजत चलते हुए बोला, वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, फिर बाद में ज्यादा बुरा लगता है। खुशी चलते हुए रजत पर नजर गड़ाकर बोली, मतलब? रजत, मतलब कुछ नहीं, अपना ध्यान रखना। खुशी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रात में वापस नहीं आओगे। रजत, हो भी सकता है, क्योंकि काम ज्यादा है तो वहीं स्टे कर लूं। खुशी रुक गई तो रजत भी रुक गया। तभी खुशी बोली, वो मुझे कुछ बात करनी है। रजत, हाँ बोलो। खुशी, वो चाची जी और रीमा के बारे में, वो यहाँ। रजत खुशी की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, खुशी, अपने बारे में सोचा करो और अब मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना और कोई भी काम हो मुझे फोन करना। रजत ये कहकर चला गया तो खुशी वहीं खड़ी उसे देखती रही। मीनू ने चाय का कप टेबल पर रखा और उठते हुए बोली, चलो भाई, अब राजवीर भाई साहब से मिलकर आती हूँ। ऋषि अभी भी सोफे पर बैठा था। मीनू चली गई तब तक खुशी अंदर आ चुकी थी। ऋषि ने खुशी को देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं खुशी जी। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने रूम में चली गई। ऋषि ने अपने कंधे उचकाए और वो भी अपने रूम में चला गया। रोशनी ने जूठे बर्तन लिए और किचन की ओर बढ़ गई। नीलम भी रोशनी के पीछे पीछे किचन में आ गई। नीलम ने रोशनी की ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा, ये ले। रोशनी ने नीलम की ओर देखे बिना ही बर्तन धोते हुए कहा, ये तो आपके लिए है मालकिन, आप ही तो हम नौकरों की मालकिन हो ना। नीलम को रोशनी पर गुस्सा आ गया। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने रोशनी की बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कहा, अपनी औकात में रह, समझी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्द मैं सबको अलग कर दूंगी। ये जो सब उड़ रहे हैं ना, सबके सब जमीन पर औंधे मुंह गिरने वाले हैं, फिर तेरे को मेरे पास ही आना पड़ेगा। रोशनी ने झट से अपनी बाजू नीलम से छुड़ा ली और नीलम को घूरते हुए बोली, तेरे को जितना करना था
तूने कर लिया, अब तू कुछ भी नहीं कर सकती। और तेरा ये रौब तेरे पास रख। नौकरानी नहीं हूँ अब मैं तेरी। रोशनी आगे बढ़ी, फिर वापस नीलम के सामने आकर बोली, और हाँ, आगे से ऐसे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैं रजत सर को नहीं बताऊंगी तेरी हरकत, लेकिन आइंदा से मेरे साथ ऐसा किया तो रजत सर को बताने में जरा सी देर नहीं लगेगी मुझे। फिर जो तेरा और तेरी बेटी का हाल होगा वो तो समझ सकती है क्या होगा। रोशनी चली गई तो नीलम ने खुद से कहा, तो अब इसके भी पर निकल आए। कोई नहीं, बहुत जल्दी काट दूंगी। खुशी ने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने फिर से अपने वही सादे कपड़े पहन लिए और रात का खाना बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि उसको दादाजी ने बताया था कि चाहे घर में कितने भी नौकर क्यों न हो, मीनू को घर की बहू के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। उसने हमेशा से ही दादाजी से कहा था कि जब रजत की पत्नी आ जाएगी तब वो उसके हाथ का बना खाना ही खाएगी। इसीलिए अब खुशी को घर संभालना था, फिर वो चाहे अपनी मर्जी से संभाल ले या बिना मर्जी के। जब तक मीनू रहेगी तब तक तो उसे ये करना ही था। खुशी किचन में आई और उसने खाना बनाना शुरू किया। तभी बर्तनों की आवाज सुनकर रोशनी दौड़ती हुई किचन में आई। उसने खुशी को काम करते हुए देखा तो खुद से ही बोली, ये लड़की भी अजीब है। कुछ देर पहले तो ऐसी हालत में थी मानो काफी दिनों से बीमार हो, जैसे अब दुनियादारी से कोई मतलब ही ना हो, और अब देखो कैसे काम में लगी है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रोशनी खुशी के पास आकर बोली, आप क्यों परेशान रही हैं मैम? आप जो कहेंगी मैं बना देती हूँ। खुशी कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे से मीनू की आवाज आई, नहीं, अब से खुशी ही खाना बनाएगी मेरे लिए, रजत और ऋषि के लिए और भैया के लिए, बाकी तो देख लेना। रोशनी कुछ नहीं बोली तो मीनू आगे बोली, खुशी बेटा, कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? खुशी ने मीनू की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। मीनू, अरे नहीं, भूख नहीं लगी, खाना बन जाए तब मेरे पास आना, हम दोनों घूमने चलेंगे, शाम का सैर सपाटा करके आएंगे। खुशी ने जी कहा और काम में लगी रही। मीनू ने रजत को फोन किया, लेकिन रजत ने फोन नहीं उठाया तो मीनू ऋषि के कमरे में आ गई। ऋषि सोफे पर बैठा था और उसने अपने पैरों को सामने टेबल पर रखा हुआ था और पैरों पर लैपटॉप रखा था। मीनू को देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। मीनू ऋषि के पास बैठकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, तेरे पास थोड़ा सा वक्त है तो मुझे बाहर घुमा लाओ। ऋषि ने लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए कहा, सॉरी बेब, मुझे काम है बहुत सारा, यू नो ना, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है इंडिया में। मीनू ने ऋषि का लैपटॉप अचानक से बंद कर दिया और बोली, बस इसीलिए मैं तुम लोगों से प्यार से बात नहीं करती, जब देखो काम काम करते हो। एक वो रजत फोन नहीं उठा रहा है, खुशी को मैंने बोल दिया है, उसने एक बार में ही हामी भर दी, लेकिन तुम दोनों ऋषि खुश होकर बोला, अच्छा, खुशी जी भी चल रही हैं क्या? फिर तो मैं चलता हूँ। मीनू, हाँ, और रजत को फोन लगा, उसे भी बुला, सब साथ में चलेंगे। ऋषि ने रजत को फोन किया, लेकिन रजत ने फोन नहीं उठाया तो ऋषि बोला, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, रजत काम में बिजी होगा। मीनू ने हामी भरी, फिर बोली, ठीक है फिर। खुशी खाना बना लेती है, तब तक तू काम कर, मैं किसी को भेज कर बुला लूंगी तुझे। ऋषि ने गर्दन हिला दी तो मीनू चली गई। इधर रजत ऑफिस में बैठा काम में बिजी था। जब उसने मीनू का कॉल देखा तो उसने नहीं उठाया, क्योंकि वो जानता था कि मीनू अब उसे ऐसे ही परेशान करने वाली है। ऋषि का कॉल देखकर भी समझ गया कि ये भी मीनू ही करवा रही है, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक अनोन नंबर से रजत के फोन पर कॉल आई। रजत ने नंबर देखे तो उसने फोन उठा लिया और सामने वाले की बात सुनकर खामोश हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।